तो जो हमने सिस्टम को सॉल्व किया था, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस 5 थी, राइट? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 थे, रैंक ऑफ ए 4 आया था, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 4 आया था, एंड जो आपका सॉल्यूशन था दैट वाज यूनिक। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड। We did an example of a system reduced to the row echelon form, जिसमें आपके ये रिजल्ट्स आए थे। 5 इक्वेशन थी उस सिस्टम में, 4 वेरिएबल्स थे, ए का रैंक 4 था, ए ऑगमेंटेड बी का भी 4 था, एंड यू हैड अ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट? यू रिमेंबर, याद है कल जो किया था हमने? यस, नो, कुछ बोल दो। यस सर। मेरा धीरे सा यस आया है। चलो, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Now I'll take my a augmented b to be as follows. अब ये सिचुएशन लेते हैं। Yes. ठीक है, ये मैंने 1 लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो वो नॉन जीरो चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव। पहले तो ये बताओ, डू यू एग्री दैट दिस इज द रो एक्लॉन फॉर्म? यस सर। ठीक है, क्योंकि आपकी ये लीडिंग एंट्री इधर है, इसके नीचे सब जीरो है, ये सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सब जीरो है, ये थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है, उसके नीचे सब जीरो है, उसके बाद वैसे सब जीरो है। ठीक है, सो दिस इज द रो एक्लॉन फॉर्म। अब इफ दिस इज द रो एक्लॉन फॉर्म, मुझे अब ये बताओ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट द सॉल्यूशन टू दिस, तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बची। ठीक है, इक्वेशंस क्या बची? x1 + 2x2 + x3 - x4 = 2। ठीक है, इसके बाद 2x2 + 3x3 + x4 = 1, एंड देन x3 - x4 = 2। ठीक है, दीज आर व्हाट द इक्वेशंस व्हिच आर लेफ्ट। ओरिजिनली आपने जिससे भी स्टार्ट किया होगा, दीज आर द फाइनल इक्वेशंस इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए? इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सर लास्ट में x4 को t मान लेंगे। लास्ट में जो x4 है, जो है लास्ट, अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो लास्ट का जो इक्वेशन है इसमें हम x4 को t मान लेंगे, तो x3 आपका आई थिंक x3 आपका आ जाएगा 2 + t, राइट? ठीक है, तो ये जो x3 और x4 की वैल्यू है ये हम इसमें डालेंगे, तो इससे मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी।
और फिर हम x2, x3, x4 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ऑल इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है, दे आर ऑल बी इन टर्म्स ऑफ t, यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें अब a का रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ a? 3 3. What is the rank of a augmented b? 3 3. 3. What is the number of equations? 4 5 5. What is the number of variables? 4 4. ठीक है, और सोल्यूशन इनफाइनाइट है डिपेंडिंग ऑन वन पैरामीटर। तो लेट मी राइट दिस डाउन। तो अब इस केस में मेरे पास अगेन 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 3 ए का रैंक है, 3 ऑगमेंटेड बी का रैंक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वन पैरामीटर, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक, ओके। तो ये इस एग्जाम्पल में था। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक क्या मैं 5-6 एग्जाम्पल्स लूँगा, तब आपको फिर पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है? सॉरी, ये अगला एग्जाम्पल है मेरा। इसमें अगेन मेरे पास 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। रैंक ऑफ ए कितने? 2. 2. रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है? 2. 2, ठीक है, 2। तो इक्वेशंस क्या रहेगी अब मेरे पास? x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या, अब 2 इक्वेशंस रह गई हैं, बाकी सब 0 है। नाउ व्हाट विल आई डू? नाउ व्हाट विल आई डू? सो x3 और x4 को दो कांस्टेंट्स माना कांस्टेंट्स नहीं, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स आर नॉट कांस्टेंट्स, ठीक है। तो मैं x4 को t डाल दूंगा, x3 को मैं s डाल देता हूँ, ठीक है, s t u v कुछ भी यूज कर लो। तो x2 आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, 2s प्लस 3t माइनस 2। तो और ये वैल्यूज जो है मैं फर्स्ट वाले में डालूंगा तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी। सो इस केस में आपका क्या सोल्यूशन आएगा? इस केस में यू विल गेट infinitely many solutions again, but now depending upon 2 पैरामीटर्स। 2 parameters, ठीक है, now depending upon 2 parameters। तो let me write this down फर्स्ट पेज पे अपना, ठीक है। तो अगेन मेरे पास ये 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 2 रैंक है दोनों का, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन 2 पैरामीटर्स। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब ये है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो रो एक्लॉन फॉर्म, बाकी सब 0 हो गया। बेसिकली बाकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशंस की मल्टीपल है, दैट इज व्हाट इट मींस। जो बाकी सारी इक्वेशंस है दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो इस केस में आपका एक ही इक्वेशन बचेगी, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 5 टोटल इक्वेशंस टू स्टार्ट विद, 4 वेरिएबल्स हैं, अल्टीमेटली एक इक्वेशन बची। रैंक ऑफ ए आपका कितना है? 1 है, 1 ठीक है, विच इज द सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, उसका भी 1 है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे हम? 4 पैरामीटर
नॉट 4, 4 तो टोटल 3 पैरामीटर 3 पैरामीटर्स हो गए, 4 तो टोटल वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल से इक्वल का भी पैरामीटर हमेशा वेरिएबल से कम होंगे, क्योंकि एक तो आपका वेरिएबल पैरामीटर टर्म्स में आ जाएगा ना बाकियों की। तो ये आपके पास है, तो मैं x4 को t डालूंगा, x3 को मैं s डाल देता हूँ, x2 को मैं u डाल देता हूँ सपोज। तो x1 मेरा बन जाएगा 1 माइनस 2u माइनस सर x माइनस 3t। सर आप डाल ही क्यों रहे हैं, मतलब ये तो हाँ मैं वो कोई जरूरी नहीं है, मैं x2 x3 x3 x4 के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माई x1 इज 1 माइनस 2x2 माइनस x3 माइनस 3x4। वो थोड़ा सा बस मैं x2 x3 x4 से अलग कोई नाम देना चाहता हूँ इसलिए डाल रहा हूँ, अदरवाइज आप चीजों को x2 x3 x4 की टर्म्स में रखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ सर, तो बस बराबर ही हो गए, मतलब सब हाँ वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ना आपका समझने में, और कुछ लोगों को फर्क नहीं पता चलता कि हमने वेरिएबल को क्या पैरामीट्रिक वैल्यू दी है, तो इसलिए मैं उसको अलग पैरामीटर का नाम देता हूँ। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसके सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिखूं कि मैं x2 को x2 ही रहने दूं, x3 को x3 रहने दूं, x4 को x4 ही रहने दूं, और इसको मैं 1 माइनस 2x2 माइनस x3 माइनस 3x4 लिखूं, तो ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमने निकालना x2 x3 x4 था और हम निकाल ही नहीं रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है कि हमने यहाँ आप कह रहे हो कि हमने x2 x3 x4 x1 के सॉल्यूशंस निकालने वाला सोल्यूशन निकालने हैं, और मैं कहता हूँ कि आपका सॉल्यूशन ही x2 x3 x4 है। सो टू सम पीपल दिस डज नॉट मेक सेंस, तो इसलिए मैं x4 को x3 को और x2 का पैरामीट्रिक वैल्यू अलग दे रहा हूँ। I could have kept it as x3 x3 and x4 only, but just to make them understand कि ये solution का part है, it is how the solution looks like, that is why I am giving them a different parametric symbol. ओके सर, सर तो that is the reason मैं इसको STU लेता हूँ, अदरवाइज मैं x2 को x2 ही रहने दूँ, x3 को, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन का डाउ होता है, मतलब चांस होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव देम अ डिफरेंट पैरामीट्रिक वैल्यू देन द नेम ऑफ दैट वेरिएबल। तो इसलिए मैंने x4 को x4 नहीं रहने दिया, मैंने x4 को t लिखा है, इसी तरह से x3 को s लिखा है, x2 को u। ऑफ कोर्स TSU की जगह आप कोई भी और नाम यूज कर सकते हो, ABC x मतलब कुछ भी और कर सकते हो यूज, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हमारा मतलब जो नॉर्मली यूज करते हैं वो STU भी यूज करते हैं, बट देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड नोटेशन, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको x2 x3 x4 ही रहने दो और x1 की वैल्यूज x2 x3 x4 की टर्म्स में निकाल दो तो भी चलेगा, बट देन यू हैव टू बी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसमें कंफ्यूजन का स्कोप कम हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास इस केस में क्या था, मेरे पास इस केस में 5 ही इक्वेशन थी, 4 वेरिएबल्स थे, 1 दोनों का रैंक था, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे डिपेंडिंग अपॉन 3 पैरामीटर्स, ठीक है। इज दैट ओके? इस केस में Yes. अब एक चीज और समझो, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये ले तो ठीक है, क्लियर है क्या कर रहा हूँ? This is the row form. Is that okay? इसमें क्या है,
इसमें भी आपके पास 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। रैंक ऑफ ए आपका कितने? 3, 3। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी? 4. 4, ठीक है। इज दैट ओके? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉन जीरो टर्म है, ये नॉन जीरो है। नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होगा इसके? पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी x1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 2। सेकेंड आपकी बन जाएगी जो भी बनेगी, थर्ड भी आपकी बन जाएगी x3 प्लस 2x2 इज इक्वल टू -1। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी? 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 प्लस 0x4 आगे equals to 2. So what does this give you? No No solution. solution. No solution. No solution. This gives you a contradiction क्योंकि आपकी लास्ट इक्वेशन जो है ये आपकी बन जाएगी 0 is equal to 2 which gives you a contradiction. So therefore there is no solution in this case. ठीक है? There is no solution in this case. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ठीक है, ये मैं इक्वेशंस, वेरिएबल्स, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इसका रैंक 4 है, इसका रैंक 3 है, 4 वेरिएबल्स हैं, 5 इक्वेशंस हैं, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो लास्ट ये जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी सारी 0 है और जो राइट हैंड साइड है वो 2 है। इज दैट ओके? दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ नो सॉल्यूशन। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल 1 2 -1 3 4। ऑफ कोर्स मैं वैसे एग्जांपल 4 5 4 के ले रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन 0 0 0 0, ठीक है। 1 2 -1 4, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 से 2, ठीक है। 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0 0। इस केस में क्या हो रहा है? इसमें भी नो सॉल्यूशन। इसमें भी नो सॉल्यूशन है, ठीक है। द रीजन बीइंग ये जो इक्वेशन है, ठीक है। द रीजन बीइंग दिस इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड? द रीजन बीइंग दिस इक्वेशन, इसमें आपका रैंक कितना है? ए का 3. ए का रैंक, ए का 2. ठीक है। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है? 3. 3, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो इस केस में अब क्या हो रहा है? इस केस में आपके पास 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, इधर रैंक 2 है, इधर रैंक 3 है और इधर फिर से नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए आर आता है, ठीक है, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी आर आता है, R+1 आता है, एक ज़्यादा आता है मतलब, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है? व्हेन इज दैट पॉसिबल? जब नो सॉल्यूशन। No solution. जब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन होगा उस मतलब क्या है? इसका रैंक आर और इसका रैंक R+ होने का मतलब क्या है कि जो ए और ए ऑगमेंटेड बी में बाकी जो रोज हैं नॉन जीरो रोज, उनमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो वो लास्ट रो होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 होगी और राइट हैंड साइड आपकी नॉन जीरो होगी। तभी ऐसा पॉसिबल होगा। Yes, sir. यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? आपका जो रैंक ऑफ ए है वो आर और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी R+1, ये वाला सिनेरियो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर ए ऑगमेंटेड बी जो मैट्रिक्स है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, उसमें आर रोज तो नॉन जीरो होंगी और जो लास्ट रो होगी वो भी नॉन जीरो होगी, लेकिन उसकी सिर्फ लास्ट एंट्री नॉन जीरो होगी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सारी जीरो होगी क्योंकि ए का रैंक कम है। यू अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ रहे हो क्या हो रहा? Yes, sir. ऐसा ही होगा ना?
Yes, sir. ठीक है एवरीवन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा सोच लो, मतलब मुझे बता दो इफ यू आर ओके विद इट। सर एक्चुअली आपकी वॉइस कट ऑफ है, एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो रैंक ऑफ ए है वो अगर आर है और रैंक ऑफ बी R+1 है, वो सिर्फ एक ही सिनेरियो में पॉसिबल होता है, जब जो आपकी ए ऑगुमेंटेड बी में जो लास्ट नॉन जीरो रो आती है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जो ऑगुमेंटेड की ए वाला जो पार्ट है उसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं और जो बी वाला पार्ट है उसकी एंट्री नॉन जीरो होती है। दैट इज व्हेन यू गेट rank of A to be R and rank of A augmented B to be R+1. तो सर ये लास्ट इक्वेशन फिर 0 इक्वल टू नॉन जीरो समथिंग नहीं बन जाएगी? हाँ, वो लास्ट में 0 is equal to non-zero something बन जाएगा and that is why you are going to get a no solution. ओके सर। Okay, that is why you are going to get a case of no solution. ठीक है, you understand? You understand this point? Yes, और sir. अगर A augmented B में, ठीक है, जो रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी है वो दोनों आर आ जाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज एन m क्रॉस n सिस्टम, यानी कि m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या होगा? सो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा मतलब बेसिकली, ठीक है, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, जस्ट लुकिंग एट दिस फर्स्ट स्लाइड, कि कब यूनिक होता है और कब इनफाइनाइट होते हैं। जब रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल होगा सर। जब आपका रैंक है वो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। अगर मैं n वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी, ठीक है, आर है और वो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, तब तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और अदरवाइज इनफाइनाइट कब होंगे? लेस देन एन। जब आर आपका लेस देन एन होगा। ऐसे ही हो रहा है। This is what is happening. यस सर। यस सर। If this is what is happening, then tell me, अगर आपका r less than n है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगे? पैरामीटर्स कितने होंगे इस केस में? सर जितने वेरिएबल से कम है रैंक माइनस वेरिएबल माइनस रैंक, यानी कि n-r। यस सर। Is that okay to all? जो क्लियर है जो अभी बोला? You understand? यस सर। पक्का? तो चलो मैं एक बार Yes, फिर sir. से लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। द सिस्टम AX is equal to B is consistent। कंसिस्टेंट का मतलब बेटा है सॉल्यूशन आइदर यूनिक और इनफाइनाइट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर से, ठीक है, इफ ए इज m क्रॉस n, ठीक है, यानी कि m इक्वेशंस हैं, ठीक है, एंड n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, देन in this case solution will depend on n minus r parameters, ठीक है, where n is the number of variables and r is the number of equations का कोई लेना देना नहीं है। of course लेना देना है, रैंक के लिए तो वो यूज होता है, लेकिन पैरामीटर्स के लिए इक्वेशंस का रोल नहीं है। So then in this case the solution will depend upon n minus r parameters, ठीक है, ठीक है। If
rank of A is not equal to rank of A augmented B, ठीक है, then in this case there is no solution. वो तो जब मैंने यहाँ पे if and only if लिखा तो उससे भी imply हो जाता है, but चलो मैंने फिर भी अलग से लिख दिया that if rank of A is not equal to rank of A augmented B, then there is no solution. The system is consistent if and only if this. अगर ये n equal to r आ जाएगा, then you'll get a unique solution. अगर r less than n आ जाएगा, then you'll get infinite solutions. ठीक है? Is this okay? समझ आया? Yes. अच्छा, अब मुझे एक चीज अगर कर सकते हो तो करके देना। जो मैंने ये इस पेज पे लिखा है, ठीक है, ये सारा जो मैंने इस पेज पे लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन जरूर कर दिया एग्जांपल्स की हेल्प से, बट आई हैव नॉट गिवन यू अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ दिस, फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट। एक्सप्लेन ऑफ कोर्स मैंने कर दिया, एक्सप्लेन का कोई एक्सप्लेन इज ओके, बट आई हैव नॉट गिवन यू अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ दिस। कैन यू गिव मी अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ, मतलब फॉर्मल मैं ये नहीं कह रहा हार्डकोर प्रूफ कि आपको एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रूफ देना है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन मी प्रॉपर्ली कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, सो दैट अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। Can you write a proof for this fact? This is the crux of the theory. Okay, this is the basic crux. कुछ बोल दो, हाँ ना कुछ तो बोलते हैं। Do you understand this? This is what we have done. अभी तक हमने ये किया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो हम आज यहीं तक करेंगे। ओके सर। ठीक है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हमने आज क्या किया। ये सारी थ्योरी है, ठीक है। कल हम एग्जांपल्स करेंगे। दैट्स ऑल थ्योरी विल बी डूइंग इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप ये सब जानते हो, जस्ट दैट हमने इन चीज़ों को फॉर्मलाइज कर दिया है। चलो जाओ। गुड डे सर। ओके, हमारा प्रोजेक्ट हो गया खत्म, समर ट्रेनिंग। थैंक यू सर। ओके।